हुआ है, खत्म हो गया था वो सब। आ, अगला आप लोग लिखें। अगला टॉपिक है आपके, वैसे तो इस टॉपिक को आप लोग ज्यादातर सब लोग लंबे समय से पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, सेल का या सेल, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोग लंबे समय से पढ़ रहे हैं, क्या बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एक तरह से ऐसा कह रहे हो? बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं इस टॉपिक को आप लोग, कोशिका या सेल को, क्या या सेल को, तो बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि कोशिका है क्या, किस तरह से है, क्या स्थिति है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो सब, यदि मनुष्य की या सृष्टि पर सजीवों के निर्माण की स्थिति देखी जाए तो आप लोगों को विदित है, अभी ऐसी स्पष्ट नहीं है कहानी, क्या नहीं है, स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट किसी भी बिंदु को लेकर के स्पष्ट नहीं है आप, अब स्पष्ट नहीं है किसी भी को लेकर के, मतलब अब तक ये नहीं कहा जाता है खुद विकास में कि पहले सजीव आए या पहले निर्जीव आए, ऐसा कह सकते हो आप। ना ही तो स्पष्ट होता है कि पहले सजीव आए और ना ही स्पष्ट होता है पहले निर्जीव आए, दोनों में से कोई सी भी चीज स्पष्ट नहीं होती है। लेकिन लेकिन जो स्थिति है उसके आधार पर यदि देखा जाए, कई बार ऐसे माना जाता है कि जो कण है, ये जो कण है, इस कण से किसका निर्माण हुआ है, आपके परमाणु बने। तो ये जो परमाणु हैं, ये परमाणु से क्या बना है, आपके अणु बना है, परमाणु से क्या बना है, अणु बना है, और अणु से क्या बने आपके यौगिक बने, अणु से क्या बने हैं, यौगिक बने हैं। और यौगिक के दो रूप देखते हैं आप लोग, कण से परमाणु, परमाणु से अणु, अणु से यौगिक, और इस यौगिक के दो रूप देखते हैं, एक तो देखते हैं आप लोग कार्बनिक, तो एक कौन से देखते हैं आप लोग, अकार्बनिक। ये वाले दो रूप देखते हैं, एक तो कार्बनिक देखते हैं आप लोग, और एक कौन से देखते हैं, अकार्बनिक देखते हैं। एक तो कार्बनिक देखते हैं आप लोग, और एक कौन से देखते हैं, अकार्बनिक देखते हैं। अब ये जो कार्बनिक और जो अकार्बनिक रूप हैं, कार्बनिक और कौन से अकार्बनिक जो रूप हैं, कण से क्या बना है, परमाणु, परमाणु से क्या बने हैं, अणु, अणु से क्या बना है, यौगिक। यौगिक के दो रूप हैं, एक कार्बनिक और एक कौन सा, अकार्बनिक। अब ये जो कार्बनिक और अकार्बनिक हैं, इन दोनों से मिलकर के क्या बन रही है, आपकी कोशिका, कोशिका बन रही है। मतलब जिसको आप लोग पढ़ने वाले, ये कोशिका बन रही है। कोशिका से क्या बन रहे हैं आपके ऊतक, मान कार्य क्षमता, कोशिकाओं के समूह क्या कहेंगे, ऊतक। और बहुत सारे ऊतक मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक तरह से ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्रों से क्या बने आपके अंग, और अंगों से क्या बन रहे हैं आपके, एक अंग तंत्र बन गया, अंग तंत्र बन गया। अब अंग मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, शरीर का। इस तरह से आप लोग कह सकते हो एक तरह से विकास या डेवलपमेंट हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। कण है वो क्या में, परमाणु, परमाणु से अणु, अणु से यौगिक, यौगिक कार्बनिक, कार्बनिक होंगे, फिर क्या बन गई कोशिका, ऊतक, ऊतक तंत्र, अंग, अंग तंत्र, और क्या बन गया, शरीर बन गया। तो इस तरह से पूरा की पूरा विकास होता है आपके किसका, शरीर का, ऐसा माना जाता है। एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि मानव शरीर कहाँ विलीन हो जाता है, मिट्टी में विलीन हो जाता है या कणों में विलीन, ऐसा एक कॉन्सेप्ट बन गया है। आपको वो इस वाले बिंदु को लेकर ही बना हुआ है वो, आप लोग देखते हो कॉन्सेप्ट कैसे बना हुआ है, वो इस वाले बिंदु को लेकर ही ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है आपके। तो ये कोशिका का निर्माण हुआ, कोशिका का निर्माण हुआ। अब बात आती है, एक आप लोग पढ़ते हो कणिका, कई बार जैसे आप लोग कई बार
आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनको पढ़ते हो आप, आरबीसी डब्ल्यूबीसी को आप लोग पढ़ते हो। तो वहां जैसे आप लोग आरबीसी पढ़ते हो तो वहां कहते हो रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स कहते हो उनको, सेल नहीं कहते आप लोग। तो इस कणिका और कोशिका में यदि अंतर देखा जाए, कणिका और कोशिकाओं में क्या अंतर है, तो यदि देखा जाए कणिका और फिर कोशिका में अंतर किस चीज का रहा, देखो इसमें यदि अंतर देखा जाए, एक तो आप पढ़ते हो क्या कणिका, और एक आप लोग पढ़ते हो कोशिका, दोनों में मेन अंतर क्या किसका है फिर इसका, तो मेन जो अंतर है वो क्या है आपकी, तो कणिकाएं होती हैं, इन कणिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, विभाजन की क्षमता नहीं होती है, मतलब इनमें विभाजन नहीं पाया जाता है, विभाजन की क्षमता नहीं होने का मतलब क्या है, इनमें विभाजन नहीं पाया जाता है, किनमें, कणिकाओं में। लेकिन कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजन होता है, कोशिकाओं में विभाजन होगा, कोशिकाओं में विभाजन पाया जाएगा, विभाजन पाया जाता है, कोशिकाओं में विभाजन पाया जाता है, तो कोशिकाओं में तो विभाजन होगा, लेकिन कणिकाओं में क्या नहीं होगा, विभाजन होगा। अब यदि कोई देह कोशिका है, यदि कोई कौन सी है, देह कोशिका है, या जिसको आप लोग क्या कहते हो कायक, या तो आप लोग क्या कहोगे देह, या क्या बोलोगे आप कायक, देह कोशिका या कायक कोशिकाएं तो होती हैं, उनमें तो किस प्रकार के विभाजन पाए जाते हैं, तो इनमें तो क्या पाए जाते हैं, समसूत्री विभाजन पाए जाते हैं। समसूत्री विभाजन का मतलब है कि पैतृक जैसी ही नई बन जाती, जैसे दोगुणित कोशिका है तो उससे कैसी बनेगी, दुगुणित ही बनेगी, दुगुणित कोशिका से क्या बनेगी, दुगुणित ही बनेगी। समसूत्री का मतलब ये हो गया कि जैसे ही आपके ये कोशिका है, जैसे मान लो ये कोई दुगुणित कोशिका है, एक देह कोशिका है जो क्या है, दुगुणित कोशिका है, जब इसमें समसूत्री विभाजन हुआ तो ये दो कोशिकाओं में डिवाइड तो हुई, दो कोशिकाओं में डिवाइड तो हुई, लेकिन गुणसूत्र क्या रहे, वही दुगुणित रहे, गुणसूत्र वही दुगुणित रहे, फिर आगे विभाजित होगी जब भी कैसी स्थिति होगी, दुगुणित वाली ही स्थिति होगी, दुगुणित वाली ही स्थिति होगी। इससे अगली कोशिका बनेगी तो वही 2n बनेगी, यहाँ भी कितनी बनेगी, वही 2n, यहाँ भी कैसी बनेगी 2n, इस जगह भी कैसी बनेगी 2n बनेगी, का मतलब इसी तरह से चलेगी तो आगे तक, आगे तक इसी तरह से, या इसी रूप में रहेगी, आप लोग कह सकते हो इसी तरह से चलती है, इसी रूप में रहती है आपकी, इसी तरह से चलती है तो आपकी ऑल ओवर। लेकिन एक कौन सी कोशिकाएं होती हैं आपकी, लैंगिक कोशिका, जननांगों वाली, जैसे मनुष्य की यदि देखी जाए तो मनुष्य की प्राथमिक जनन कोशिका को क्या कहते हैं, तो मनुष्य की जो मनुष्य में कहा जाए यदि कि मनुष्य में नर की प्राथमिक जनन कोशिका, नर की लैंगिक कोशिका में यदि देखोगे तो नर की प्राथमिक जनन कोशिका, तो नर की प्राथमिक जनन कोशिका को क्या कहोगे, तो नर की प्राथमिक जनन कोशिका क्या होगी, शुक्राणु, नर की कौन सी होगी, शुक्राणु होगी, तो शुक्राणु कैसी होती है, अगुणित, शुक्राणु कैसी होगी, अगुणित। मादा की प्राथमिक जनन कोशिका, तो मादा की भी कैसी होगी, अगुणित होगी, जिसको अंडाणु बोलते हैं आप लोग, अंडाणु बोलते हैं, शुक्राणु और क्या होगी, अंडाणु होंगी आप।
और जो मिलकर के क्या बनाएंगे, एक दुगुणित संरचना का निर्माण करते हैं, दुगुणित संरचना का निर्माण करते हैं। इसका मतलब आपके जो घाव भरते हैं, मान लो जैसे घाव हाथ में कट लग गया या बॉडी के किसी भाग में कट लग गया, उस घाव को भरना है, तो उस घाव को भरने में कौन सा विभाजन काम आएगा? समसूत्री में तो इस तरह से चलता है, अर्धसूत्री इनमें होता है। अर्धसूत्री में किस तरह से चलता है? अर्धसूत्री में आप लोग देखते हो कि अर्धसूत्री जो विभाजन है, ये जो दुगुणित कोशिका है, जैसे ही इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन जैसे ही होगा, ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, फिर क्या बन जाएगी, अगुणित बन जाएगी, मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाएगी, आधी। इस तरह से डिवाइड होगा आपके, तो सूत्रों की संख्या क्या रहेगी, आधी रहेगी, दुगुणित से अगुणित हो जाएगी। ये कैसी कोशिका है, दुगुणित है। और इससे कैसी बन गई आपके, अगुणित बन गई। गुणित से अगुणित का निर्माण हो गया। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा तो किसका निर्माण होगा, शुक्राणु अंडाणु जनन कोशिकाओं। लेकिन समसूत्री विभाजन से किसका है आपके, एक कोशिका, एक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन पाया जाता है, समसूत्री विभाजन पाया जाता है। ऐसा कह सकते हो आप लोग, एक कोशिकाओं में कौन सा होगा, समसूत्री होगा। अब आपके शरीर के घाव भर रहे हैं, आपके शरीर के क्या भर रहे हैं, घाव भर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप लोग देखोगे किस प्रकार का विभाजन होगा, शरीर के जब घाव भर रहे हैं उनमें यदि आप लोग विभाजन देखोगे तो किस तरह की स्थिति रहेगी, समसूत्री। क्योंकि ये किन कोशिकाओं के द्वारा भरेंगे घाव, देह कोशिकाओं के द्वारा भरेंगे, शुक्राणु अंडाणु से थोड़ी भरेंगे घाव। घाव किससे भरेगा, आपके देह कोशिका से। इसका मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि एक व्यक्ति की घाव हो गया है, वो घाव किस विभाजन के द्वारा बढ़ता है, तो किसके द्वारा बढ़ता है, आपके समसूत्री। क्योंकि देह कोशिकाओं में कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो वो घाव किसके द्वारा भरेगा, समसूत्री विभाजन के द्वारा घाव भरेगा। वो किसके द्वारा भरेगा, समसूत्री विभाजन के द्वारा भर जाता है। इन शुक्राणु अंडाणु इन सेलों का जो निर्माण होगा वो किसके द्वारा होगा, आपके अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। दुगुणित से अगुणित संरचना किसके द्वारा डेवलप हो रही है आपके, उसके द्वारा हो रही है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हो रही है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हो रही है आपके। अब आप लोग देखते हो कि जो कोशिका है, आप लोग जो पढ़ते आते हो या पढ़ते हो, अब तक पढ़ा है आप लोगों ने कि जो कोशिका है, इस कोशिका को क्या कहा जाता है, मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, मानव शरीर की या हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, शरीर की संरचनात्मक, शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई, तथा क्रियात्मक इकाई। तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के नाम से किसे जाना जाता है, यदि आप लोगों से पूछा जाए शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं हम लोग, शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, कोशिका को कहा जाता है। कोशिका को शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी की संरचना भी बनाती हैं और कोशिकाएं कैसा कार्य करती हैं, क्रियात्मक रूप से भी कार्य करती हैं आपके। तो इसलिए कहते हैं संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। यदि इसके अलावा पूछा जाए कि मानव शरीर की, मानव शरीर की, मानव शरीर की जैविक इकाई, जैविक इकाई किसे कहा जाता है, मानव शरीर। आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की जैविक इकाई किसे कहा जाता है, मानव शरीर की, मानव शरीर की भौतिक इकाई किसे कहा जाता है, मानव शरीर की जैविक इकाई किसे कहा जाता है और भौतिक इकाई किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर की जैविक इकाई किसे कहते हैं, कोशिकाओं को,
जैविक इकाई तो किसको कहोगे आप लोग? कोशिका को कहोगे। लेकिन भौतिक इकाई किसे कहोगे? जैविक इकाई तो आपने किसको बता दिया, कोशिका को कहा जाता है। लेकिन भौतिक इकाई किसे कहा जाता है? हाँ? किसे कहोगे? तो ध्यान रखना, भौतिक इकाई किसे माना गया है? परमाणु। भौतिक इकाई किसे माना जाता है? परमाणु को माना जाता है। तो भौतिक इकाई किसे कहा जाता है? परमाणु। जैविक इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है। मानव शरीर की यदि जैविक इकाई पूछी जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका। यदि आप लोगों से मानव शरीर की भौतिक इकाई पूछी जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु। मानव शरीर की भौतिक इकाई तो क्या हो गई? परमाणु। जैविक इकाई क्या हो गई आपकी? कोशिका। जैविक इकाई कोशिका कह रहे हैं, भौतिक इकाई किसको बता रहे हैं आप लोग? परमाणु को कहा जाता है। तो भौतिक इकाई और क्या हो गई आपके? जैविक इकाई। कोशिका क्या है? तो शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कह रहे हैं आप लोग? कोशिका के नाम से जान रहे हैं। अब इसके बाद देखो आप लोग, ये तो हमने एक कोशिका की सामान्य स्थितियां देखी। कोशिका में से कई बार कंपटीशन को लेवल पर इस तरह के क्वेश्चन लिए जाते हैं आम रूप से। अब जो आप लोग परंपरागत रूप से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कोशिका के खोजकर्ता, कोशिका की कैसे खोज हुई, पहले निर्जीव कोशिका की हुई या सजीव की हुई, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। कोशिका की खोज कैसे हुई है और क्या स्थिति। यदि आपसे कहा जाए कि कोशिका के खोजकर्ता, कोशिका के खोजकर्ता किसको माना जाता है? हैं? रॉबर्ट हुक को माना जाता है। किसको माना जाता है आपके? रॉबर्ट हुक को माना जाता है कोशिका के क्या खोजकर्ता। कब? 1665। लेकिन बात ये आती है कि सर्वप्रथम कौन सी कोशिका कोशिका खोजी गई, सजीव या निर्जीव? सबसे पहले तो यदि आपको पूछा जाए सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम खोजी गई कोशिका, तो सर्वप्रथम निर्जीव कोशिका खोजी गई। निर्जीव कोशिका देखी गई। सर्वप्रथम कौन सी कोशिकाएं देखी गई हैं? निर्जीव कोशिका। तो सर्वप्रथम निर्जीव कोशिका देखी गई। और जो निर्जीव कोशिका है, सबसे पहले जो निर्जीव कोशिका देखी गई, ये निर्जीव कोशिका किसमें देखी गई? कॉर्क। कॉर्क में देखी गई। तो कैसी थी? डेड थी, मृत थी। कॉर्क में देखी गई थी। और जो कैसी थी आपके? मृत थी। किसमें देखी गई? आपके कॉर्क में। और जो कैसी थी? मृत थी, में देखी गई। लेकिन यदि आप लोगों से कहा जाए कि सजीव कोशिका, सजीव कोशिका सर्वप्रथम किसने देखी? सजीव कोशिका सबसे पहले किसने देखी थी? कोशिका सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखी है। निर्जीव कोशिका किसने देखी है? रॉबर्ट हुक ने। क्योंकि सबसे पहले जो मॉडल देखा था कोशिका का, वो किसका, कौन सा देखा था? निर्जीव वाला देखा था। सबसे पहले जो मॉडल देखा है वो कौन सा देखा है? निर्जीव वाला देखा है, आप ऐसे कह सकते हो। सबसे पहले निर्जीव कोशिका आई है। लेकिन बात ये आती है कि जो सजीव कोशिका है, इस सजीव कोशिका सबसे पहले किसने देखी? तो सजीव कोशिका सबसे पहले किसने देखी है? ल्यूवेन हॉक ने। ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक ने सर्वप्रथम क्या देखी? सजीव कोशिका देखी। तो यदि आपसे कहा जाए सर्वप्रथम सजीव कोशिका किसने देखी है, तो ल्यूवेन हॉक ने। तो कभी यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए सजीव और निर्जीव के आधार पर, तो निर्जीव कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो रॉबर्ट हुक ने। या सबसे पहले जो कोशिका का जो मूल रूप देखा गया है, कौन सा देखा गया है? तो कोशिका का सबसे पहले जो मूल रूप देखा गया है वो कौन सा देखा गया है? निर्जीव वाला। सबसे पहले निर्जीव वाला देखा गया है। फिर कौन सी कोशिका आई है? सजीव आई। सजीव कोशिका के खोजकर्ता कौन कहलाएंगे? ल्यूवेन हॉक कहलाएंगे। ल्यूवेन हॉक ने सजीव कोशिका के बारे में सबसे पहले बताया। तो ल्यूवेन हॉक सजीव कोशिकाएं, निर्जीव कोशिका किसकी है? रॉबर्ट हुक ने दी थी। और ल्यूवेन हॉक ने सजीव कोशिका के बारे में बताया था। तो सजीव और निर्जीव के आधार पर विभाजन हो गया। लेकिन कई जगह ऐसा कहा जाता है, या आप लोग कोशिकाओं के सिद्धांतों में पढ़ोगे कई जगह, क्या कि ज्यादा दृष्टि पर जितनी भी जीव हैं, दृष्टि पर जितनी भी जीव हैं, सबका निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से।
सृष्टि पर जितनी भी जीव हैं सबका निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है, कोशिका के द्वारा हुआ है। लेकिन ऐसा जीव जिसका निर्माण कोशिका के द्वारा नहीं हुआ है, मतलब अकोशिकीय। यदि आप लोगों से ऐसा उदाहरण कोई पूछ लिया जाए कि अकोशिकीय कौन सा है, कोशिका के जितनी भी सिद्धांत हैं सब एक ही बात कहते हैं कि कोशिका का निर्माण किससे, उस शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। जितनी भी सिद्धांत हैं एक ही बात बोलते हैं सभी सिद्धांत। लेकिन उसके बाद में भी एक अपवाद है कोशिका सिद्धांतों का, चाहे स्लेट स्वाइन का देख लो, चाहे अन्य कोई सिद्धांत देख लो। और रूल ऑफ विर्चो तो ये कहते थे कि ओंटोजेनी टू ओंटोजेनी, पूर्वजों से ही अगली संतति आ रही है। लेकिन अकोशिकीय जो जीव है वो कौन सा है? मतलब जिसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। वैसे सबसे सरल जीव आप अमीबा को मानते हो। अमीबा भी क्या है? एक कोशिकीय। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। सरल जीव क्या है? अमीबा है। तो केवल किससे बना है? एक कोशिका से बना है। तो अमीबा कैसा है? एक कोशिकीय। लेकिन इसका मतलब उससे भी ऐसा है कि वहां तक तो कोशिका ठीक है, एक कोशिकीय है, लेकिन एक ऐसा भी है जो अकोशिकीय माना गया है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी अकोशिकीय का उदाहरण आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? विषाणु। विषाणु या वायरस, विषाणु या वायरस होगा कभी भी। यदि आपसे पूछा जाए अकोशिकीय जीव का उदाहरण पूछा जाए कि अकोशिकीय कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु या वायरस होगा उसका। इसलिए वायरस में एक ऐसी क्षमता पाई जाती है, जब ये सजीव कोशिका के अंदर होता है ना, तो सजीवों जैसा व्यवहार दर्शाता है। गुणन होगा, विभाजन होगा, वो सारी क्रियाएं चलती हैं फिर वायरस में। लेकिन जैसे ही कहा जाता है बाहर, निर्जीव माध्यम में जाता है, तो एक कण के रूप में डेवलप हो जाता है और उस क्रिस्टल के रूप में अपना जीवन यापन करता है, सर्वाइव करता है उस कंडीशन। इसलिए वायरस में एक ऐसी क्षमता है जो सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। तो इसलिए इस वायरस को आप लोग पढ़ते हो, इसके रूप में पढ़ते हो यदि ध्यान आ रहा हो तो, सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी। कई दफे पूछा हुआ क्वेश्चन है, छोटी वाली एग्जाम है जैसे राजस्थान पुलिस वगैरह है या ग्रुप डी वगैरह है, इन तरह की छोटी जो एग्जाम है उनमें कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं आपके कि सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है, तो आंसर क्या होगा? विषाणु या वायरस। तो सजीव व निर्जीव, सजीव व निर्जीव, सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी, सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी, मध्य की योजक कड़ी। यदि आपसे कहा जाए कि सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी को क्या कहा जाता है? विषाणु या वायरस कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी यदि आपसे पूछी जाए कि सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? वायरस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वायरस कहा जाएगा। तो सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी वायरस या विषाणु हो गई। विषाणु क्या होता है? एक अकोशिकीय जीव है। विषाणु क्या है? एक अकोशिकीय जीव है। कभी भी यदि ऐसा उदाहरण आपसे छटवाए तो एकमात्र अकोशिकीय जीव कौन सा है, तो किसको माना जाता है? वायरस या विषाणु को माना जाता है। वायरस या विषाणु को माना जाता है। तो सबसे पहले निर्जीव कोशिकाओं की खोज हुई है, किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। सजीव कोशिकाओं की बाद में हुई है, जिसकी किसने की है? ल्यूवेनॉक। ल्यूवेनॉक ने मवाद में की थी कि मवाद में इसकी खोज की थी। ल्यूवेनॉक ने सजीव कोशिकाओं की खोज यदि आपसे पूछ ली जाए किसमें की है, तो मवाद में की। सबसे पहले सजीव कोशिकाओं को इन्होंने किस में देखा था? मवाद में देखा था। जो पस पड़ जाती है पस में देखा था, मवाद में देखा था आपके सबसे पहले। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं जो कोशिकाएं, तो सेल है या कोशिका है? ये कोशिकाएं आप लोग दो टाइप की पढ़ते हो। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की कोशिकाएं, दो प्रकार की होती हैं। और कोशिका या सेल के जो दो टाइप हैं या दो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? कोशिकाएं जो दो टाइप की होंगी वो कौन कौन सी होती है? एक तो आप लोग पढ़ते हो क्या? प्रोकैरियोटिक। एक तो आप लोग कौन सी पढ़ते हो? प्रोकैरियोटिक पढ़ते हो।
वो प्रोकैरियोटिक होती हैं, तो ये कौन सी होती हैं आपके कैरियोटिक होती हैं। तो भी आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो बचपन से कैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक को। जो प्रोकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक को असीम केंद्रकीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असीम केंद्रकीय कहा जाता है। जो यूकैरियोटिक है उसको क्या कहा जाता है? ससीम केंद्रकीय कहा जाता है। तो एक तो होती है असीम केंद्रकीय और एक कौन सी होती है? ससीम केंद्रकीय होती है। जो यूकैरियोटिक है उसको कहा जाता है ससीम केंद्रकीय, जो प्रोकैरियोटिक है उसको कहा जाता है असीम केंद्रकीय, और उसको ससीम केंद्रकीय कहा जाता है आपके, यदि इनकी हिंदी करोगे तो। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं इनको आदिम कोशिका कहा जाता है। आदिम कोशिका भी कहा जाता है, प्राचीन समय कोशिकाएं कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कई थ्योरियों के अनुसार, कई सिद्धांत के अनुसार, पहले प्रोकैरियोटिक जीव आए बाद में कौन आए? कैरियोटिक। पहले प्रोकैरियोटिक आए और बाद में कौन आए? कैरियोटिक आए। कैरियोटिक बाद में आए और पहले प्रोकैरियोटिक आए। कैरियोटिक कोशिकाएं तो दो प्रकार की होती हैं, एनिमल और प्लांट। एक तो जंतु कोशिका और एक कौन सी होती है? पादप कोशिका होती है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं तो दो टाइप की होती हैं आपके, तो दो रूपों में पढ़ोगे आप यूकैरियोटिक कोशिकाओं को। तो एक तो कौन सी पढ़ोगे आप? एनिमल सेल पढ़ोगे। एक आप लोग किसके रूप में पढ़ोगे? प्लांट सेल। एक तो एनिमल सेल पढ़ोगे आप लोग, एक कौन सी पढ़ोगे आप लोग? प्लांट सेल पढ़ोगे। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो दो प्रकार की, एनिमल सेल और प्लांट सेल पढ़ोगे आप लोग। अब इसको देखते हैं हम लोग सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये है क्या, क्या किस तरह का क्या स्थिति है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका को देखो, चलें आगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका को यदि आप लोग देखोगे, प्रोकैरियोटिक तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, अब इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर इस तरह से एक बिखरा हुआ गुणसूत्र पाया जाता है, ऐसा कह सकते। स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है इसमें, इस तरह से इस कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पाया जाता है। अब इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में यदि आप लोग देखोगे तो एक तो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के, 70S प्रकार के क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम के आधार पर तो ये अंतर है कि इसमें 70S प्रकार के क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम पाए जाएंगे। तो एक तो राइबोसोम पाया जाएगा, तो राइबोसोम तो कितने? 70S प्रकार का क्या होगा? राइबोसोम होगा। कि एस यहाँ पर सैडबर्ग यूनिट है। राइबोसोम की इकाइयों के बारे में सैडबर्ग नामक वैज्ञानिक ने बताया था, तो उनके नाम से इस पैमाने को या इकाई को मापा जाता है। तो एस का मतलब क्या है? सैडबर्ग से। एस का मतलब किससे है? सैडबर्ग से। एस का मतलब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये जो एस है इस एस का मतलब किससे? आपके सैडबर्ग। सैडबर्ग यूनिट कहा जाता है इसको। एस को क्या कहा जाता है? सैडबर्ग यूनिट कहा जाता है इस एस को। तो 70S राइबोसोम पाए जाएंगे। अब इसमें जो गुणसूत्र है
ये गुणसूत्र, वैसे गुणसूत्र का जो निर्माण यदि आप लोग देखोगे तो गुणसूत्र किससे बन रहा है? ये जो गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र का आप लोग पढ़ोगे, जब केंद्रक पढ़ोगे वहां, इस गुणसूत्र का निर्माण किससे हो रहा है? डीएनए या आरएनए प्लस स्टोन प्रोटीन, स्टोन प्रोटीन। लेकिन प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाई जाती है? कि स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो गुणसूत्र है उसमें स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, केवल क्या होता है? डीएनए, डीएनए होता है। और डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, और इसलिए इसको न्यूक्लियोइड कह देते हैं हम लोग। क्या बोल देते हैं इसको? न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। तो ये जो इसका जो डीएनए है वो किसके रूप में पाया जाता है? एक न्यूक्लियोइड के रूप में पाया जाता है, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड्स बोल देते हैं इसको हम, न्यूक्लियोइड्स बोल देते हैं। इसमें क्या अनुपस्थित होता है? तो स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। क्या स्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है? केवल और केवल क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, एमिनो एसिड्स होते हैं इसके, तो इसलिए न्यूक्लियोइड्स बोल देते हैं आपके इसके। ये जो गुणसूत्र है उसको क्या नाम से जानते हैं आप लोग? न्यूक्लियोइड्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसमें केंद्रक कहीं भी नहीं है, तो आप लोग कह सकते हो कि इसमें जो केंद्रक है, क्योंकि केंद्रक झिल्ली स्पष्ट नहीं होती है इसलिए पूरा की पूरा ये मिल जाता है, तो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली क्या होगी आपके? एब्सेंट होगी, इसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, तो आप लोग कह सकते हो केंद्रक क्या होगा? अस्पष्ट होगा। स्पष्ट केंद्रक नहीं होगा क्योंकि पृथक नहीं रहता है झिल्ली के द्वारा, तो स्पष्ट पाया जाता है, केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है। केंद्रक स्पष्ट नहीं होगा, अस्पष्ट के रूप में केंद्रक पाया जाएगा, एक तरह से विलय रूप में होगा। अब ये जो कोशिका द्रव्य है 70S, ये ध्यान रखना है आपको, एक तो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं इसके अंदर, लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका कहाँ होंगी या किन में पाई जाएंगी? बात है प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं किसके अंदर पाई जाती हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसके अंदर पाई जाएंगी? यदि उदाहरण आप लोगों से पूछ लिया जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो एक तो बैक्टीरिया इसका उदाहरण है, एक मोनेरा वर्ग में उदाहरण है इसका, मोनेरा, ये इसके उदाहरण है जिनमें कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि आदिम प्रकार की कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो आपको ध्यान रखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाया जाता है। स्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, तो इसलिए केंद्रक क्या होता है? अस्पष्ट होता है। इसके गुणसूत्र में केवल क्या होता है? डीएनए होता है। क्या नहीं होता है? स्टोन प्रोटीन नहीं होती। केवल और केवल क्या होता है? डीएनए होता है, स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। तो इसके केंद्रक में स्टोन प्रोटीन, गुणसूत्र में स्टोन प्रोटीन नहीं होती है, इसलिए इसका जो गुणसूत्र है वो किस नाम से जाना जाएगा? तो किस नाम से जाना जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। तो ये न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को पढ़नी है चीजें, इस तरह से आप लोगों को देखनी है कि प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरह की चीजें पाई जाती हैं। लेकिन जो मेन रूप से आप लोग देखोगे वो कौन सी देखोगे? यूकैरियोटिक कोशिका। मेन जो देखोगे हम वो यूकैरियोटिक कोशिका देखेंगे, क्योंकि वह कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में सारी चीजें व्यवस्थित होंगी। कोशिकांग, कोशिकांग क्या होंगे? व्यवस्थित होंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट कोशिकांग नहीं है। स्पष्ट कोशिकांग नहीं है, कहीं माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई नहीं दे रही है आपको स्पष्ट रूप से, कोशिकांग दिखाई नहीं दे रहे हैं स्पष्ट रूप से इसमें। इसलिए आदिम प्रकार की जीव किसको माना जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को माना जाता है। क्या आदिम प्रकार की जीवों की श्रेणी में कौन आती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आती हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो जीव है वो किस कैटेगरी में आते हैं यदि आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? आदिम श्रेणी में आते हैं। श्रेणी में आते हैं, आदिम श्रेणी में आते हैं आपके प्रोकैरियोटिक जीव। जीवाणु है, मोनेरा जगत है। अब हम लोग इसी में आगे जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? तो इसमें जो आगे आप लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके बारे में, यूकैरियोटिक के बारे में, यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट ओकेन, जबकि केंद्रक के रॉबर्ट ब्राउन है। केंद्रक के कौन है? रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट हुक कोशिका से और केंद्रक के कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट ब्राउन।
केंद्रक के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन है, जबकि कोशिका के कौन है, रॉबर्ट। क्या अंतर है दोनों में, ध्यान रखना। कई बार स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज हो जाता है। रॉबर्ट हुक कोशिका के हैं और रॉबर्ट ब्राउन किसके हैं, केंद्रक के। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक के, और केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका होगी जिसके हैं फेंटाना, जिसके खोजकर्ता कौन है, फेंटाना है केंद्रिका के खोजकर्ता। तो केंद्रक अलग होता है और केंद्रिका अलग होती है। केंद्रक अलग होता है और केंद्रिका अलग होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में आप लोग इनकी डिटेल पढ़ोगे सबके। जो यूकैरियोटिक कोशिका हम लोग पढ़ेंगे उसमें पूरी की पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो आपको इसके उदाहरण ध्यान रखने। यदि कभी प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण आपसे पूछ लिए जाएं तो बैक्टीरिया, मोनेरा, ये उदाहरण किसके हैं, आपके प्रोकैरियोटिक सेल के। अगली आप लोग हेडिंग बना देना यूकैरियोटिक सेल, जिसको अपन कल की क्लास से स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक। चलो धन्यवाद।